Hello students, we are back with our second part of our first chapter, that is the rise of nationalism in Europe, class 10th history. जो मेरा पहला वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में. Now in this next video we are going to talk about the French Revolution and the idea of the nation. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. अब हमें पता है कि सबसे पहले जो एक बहुत बड़े रिवोल्ट की शुरुआत हुई है वो है 1789 में फ्रांस में, जिसको हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया. और ये पहली बार हुआ था कि पूरी देश की जनता जो है, लगभग पूरे देश की जनता जो है, वो अपनी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी और उसको हटाने की कोशिश कर रही थी. तो एक राइट्स के लिए खड़ा होना, एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा होना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक नेशनलिज्म के कंटेंट पे, यानी एक यूनाइटेड वे में अपनी एक सिंगल आइडेंटिटी की ओर बढ़ना. ओके, फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. बॉर्बन डायनेस्टी याद ही है, ठीक है. फ्रांस जो है वो क्या है, जैसे कि हम पहली 9th में पढ़ कर आ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था जो पूरी तरह से एक मोनार्कियल सिस्टम के कंट्रोल में था. एब्सोल्यूट मोनार्च मीन्स यानी टोटली क्या है, मोनार्च के कंट्रोल में, जो किंग है उनके रूल के अंडर हैं, ठीक है, कोई और उसमें रूल नहीं कर रहा है. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हमने देखा है कि लोग डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे और डेमोक्रेटिक से रिलेटेड टर्म्स, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब टर्म्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, उसको अपनाना चाहते थे, इक्वालिटी का कंटेंट के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहते थे. तो जैसे हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मोनार्कियल सिस्टम को उन्होंने डोमिनेट करने में वो सक्सेसफुल हो गए. तो जो पावर है, यानी कंट्री की जो पावर है, वो मोनार्कियल गवर्नमेंट के हाथ से हमने देखा जो फ्रेंच सिटीजन है उनके हाथ में ट्रांसफ़र हो गई. यानी जो वहाँ के राजा हैं उनकी पावर को लिमिटेड करते हुए जो वहाँ के लोग हैं उनके हाथ में पावर को सौंप दिया गया. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. तो ये रेवोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं ये लोगों को जता के गया कि अब जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन देश का फॉर्म करेंगे, साथ में देश का क्या आगे होने वाला है, यानी इसका भविष्य क्या है, वो जो देश के लोग हैं उसको डिसाइड करने को मिलेगा या वो लोग डिसाइड करेंगे. सिंपल, अगर देश की जनता जो है वो अच्छे डिमांड्स करेगी, अच्छी गवर्नमेंट चलाएगी तो देश का भविष्य अच्छा होगा. लेकिन अगर वो गलत डिसीजन लेगी तो क्या होगा, देश का भविष्य गलत होगा, ख़राब होगा. तो यहाँ पर भी कहा गया कि अब सब कुछ क्या है, सारी पावर किसके हाथ में आ गई है, लोगों के हाथ में आ गई है. इसलिए अब क्योंकि सारी पावर देश के हाथ में, देश के लोगों के हाथ में है, तो उनको पावर दिया गया है देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, साथ में देश के भविष्य को भी बनाने का और उसको एक शेप देने का. अब वो अच्छा डिसीजन लेंगे तो अच्छा भविष्य होगा, ख़राब डिसीजन लेंगे तो ख़राब भविष्य होगा. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्टार्टिंग से हमने देखा है कि कई ऐसे तरीके लिए गए थे जिसके बेसिस पे लोगों को क्या किया जाए, यूनाइट किया जा सके, एक सिंगल आइडेंटिटी में बांधा जा सके, जिससे उनके बीच में जो भी भेदभाव थे, जो 3 स्टेट्स वाला कंटेंट था, वो 3 स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट क्या हट जाए. जो कि इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, साइडलाइन कर दी जाए. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले लोगों का एफर्ट यही था कि लोगों को एक आइडेंटिटी में बांधा जाए.
तो कलेक्टिव आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी के कंटेंट में क्या तरीके अपनाए गए जिसके बेसिस पे लोगों को यूनाइट किया गया और उनको एक आइडेंटिटी में बांधने में वो लोग सक्सेसफुल हो गए। द आइडियाज ऑफ द ला पाथरी एंड ली सटियन emphasizes the notion of the united communities enjoying equal rights under a constitution। अब आपको याद है कि 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यानी मोनार्कियल गवर्नमेंट के दौरान वहाँ पर जो लोग हैं वो 3 पर्टिकुलर क्लास में डिवाइडेड थे, ठीक है। 3 कम्युनिटीज़ की बेसिस पे बात कर लूँगी। एक आपके क्लर्सीज थे, एक आपके नोबल्स थे और तीसरे जो कॉमन पीपल्स जो भी आपके मर्चेंट्स या लॉयर्स या डॉक्टर्स वो लोग थे, ओके। तो उस समय हमने क्या देखा कि 3 आइडेंटिटी में लोग बटे हुए थे, जिसमें 3rd स्टेट्स वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो लोगों को एक सिंगल आइडेंटिटी में बांध दिया गया, दैट वाज द ला पाथरी, दैट मीन्स द फादरलैंड, एंड ली सिटियन द सिटीजन्स, जिसके बेसिस पे जितना भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ का इकोनॉमिकल स्टेटस का जो भी डिफरेंस था वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। अब उसके पहले जो फ्लैग था वो क्या था, आपका मोनार्कियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जो नया फ्रेंच फ्लैग बना जो ट्राई कलर से रिप्रेजेंट होता है, आप याद करो हम अभी पिछले ही जो टॉपिक है वहाँ पे फ्रेंच फ्लैग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका कलर लिख के बताइएगा कि फ्रेंच फ्लैग जो है वो कौन से कलर का था, जिसमें हमने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में जिसके बारे में पढ़ा है। तो जो नया फ्रेंच फ्लैग बना जो कि ट्राई कलर का था, उसने किसको रिप्लेस किया, जो रॉयल फ्लैग था यानी कि मोनार्कियल गवर्नमेंट का जो सिंबल था। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्टेड बॉडी हो गई। आपको याद होगा एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का कंटेंट, जो 21 अबव थे, जो 3 days वेजेस के अमाउंट पे टैक्सेस पे कर सकते थे, उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। तो जो स्टेट जनरल्स में जो लोग थे जो जिनको चूज़ करना था उनको वोट्स के ज़रिए चूज़ किया जाता था, एंड इट वॉज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। न्यू हैम्स वर कंपोज, ओट्स टेकन, amathres were commemorated, ओके। तो देश के नाम पे नए सॉन्ग्स कंपोज हुए, शपथ ली गई और साथ में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, ओके। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, देश के लिए जिन लोगों ने जो भी एफर्ट किया है उसको क्या किया गया, सराहा गया, ओके। तो देश के नाम पे जिन लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी होगी, देश के नाम पे उनकी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए लोगों ने शपथ ली, साथ में गाने गाए गए जो कि आगे चल के नेशनल सॉन्ग के कंटेंट में भी बना, ओके। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो आसान हो लोगों को अप्रोच करने में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, यानी जितने भी सिटीजन्स हैं चाहे वो फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते हो या 3rd स्टेट को बिलोंग करते हो, उनके लिए सिमिलर लॉ बनाए गए जिससे कि उनके बीच में इक्वालिटी क्या हो और ज़्यादा मेंटेन हो सके। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measures were adopted। तो जो भी इंटरनल टैक्सेस लगते थे, जो भी लोगों के पहले के ड्यूज़ थे, वो सारे क्या कर दिए गए, सारे माफ़ कर दिए गए, हटा दिए गए। और साथ में देश में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड, यानी पूरे देश में एक तरह का वेट सिस्टम और एक तरह का मेजरिंग सिस्टम अपनाया गया था। कंटेंट क्या था कि उस ज़माने में अलग अलग एरिया में अलग अलग वेट सिस्टम और अलग अलग मेजरिंग सिस्टम होता है, जो कि हम आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि हर एक एरिया में एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे कहो ना 1 मीटर, तो 1 ही मीटर में जो है आपका अलग अलग अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर्स को माना जाता था। तो उस तरह से हर जगह पे अलग मेजरमेंट होता था। तो क्या किया गया, उस सिस्टम को हटाकर और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, ओके।
Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. तो जो हर एक एरिया में कॉमन लैंग्वेज बोली जाती थी, यानी हर एक जाति की जो अपनी अपनी एरिया वाइज लैंग्वेज थी, उसको कहीं ना कहीं साइड किया गया और देश के लिए एक सिंगल लैंग्वेज का कंटेंट अपनाया गया, दैट वाज फ्रेंच, जो उस ज़माने में जो पेरिस था सिर्फ वहाँ पर मेनली बोला जाता था, उसको क्या किया गया, देश के कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ किया गया। जैसे अगर मैं कहूँ कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा के कंटेंट में उठाई गई थी, तो उस तरह से, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, लेकिन हमें पता है कि हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, तो हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज को साइडलाइन करते हुए हमने हिंदी को अपनाया था। इसी तरह से वहाँ के भी जो रीजनल लैंग्वेज थे उसको साइडलाइन करते हुए हमने जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो कि उस ज़माने में पेरिस में बोली जाती थी, ठीक, उसको देश की कॉमन लैंग्वेज की तरह अडैप्ट किया। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. तो सबसे बड़ी बात है कि ये रेवोल्यूशनरी ने क्या कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका मिशन है कि फ्रांस के जो लोग हैं वो अब क्या करें, यूरोप के बाकी हिस्सों को भी उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, जो डिक्टेटरशिप को अपना रही है, उससे क्या करें, छुटकारा दिलाएं, ठीक है। और सारे जो अलग दूसरे देश हैं यूरोप के, उनको भी क्या करें, एक नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट करें। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobins Club. तो जैसे फ्रांस में जो आपका रिवोल्ट इनिशिएट हुआ है, ठीक, वो रिवोल्ट की खबर जो है बाकी शहरों में पता चली यूरोप के, तो वहाँ के भी लोग जो एजुकेटेड सेक्शन वाले लोग हैं, आपको याद होगा इस रिवोल्ट को इनिशिएट ही किया था मिडिल क्लास ने, जो एजुकेटेड पीपल्स थे, तो स्टूडेंट्स या फिर अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने क्या किया, एक क्लब को स्टैब्लिश करना शुरू किया, दैट वाज नोन एज द जैकोबिन क्लब्स। देयर एक्टिविटीज़ and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in 70s 90s. Okay? तो जो उनकी एक्टिविटीज़ और मतलब जो जैकोबिन क्लब से उनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स के ज़रिए ये लोग क्या होने लगे, एक आर्मी फॉर्म किए और उन आर्मीज़ को अलग अलग सिटीज़ में भेजना शुरू किए, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं लोगों को समझा सके लिबरलिज़म का मीनिंग और उनकी मोनार्कियल गवर्नमेंट की जो डिक्टेटरशिप है उसको क्या कर सके, ख़त्म करवा सकें। ओके, तो वो कौन कौन से शहर थे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिकेम टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जैसे जैसे रेवोल्यूशंस बढ़ता गया और रेवोल्यूशन वॉर बढ़ता गया, जो भी फ्रेंच आर्मी से आपकी जैकोबिन क्लब से लिंक थी वो क्या होने लगी, अपने इस आइडिया को देश के कोने कोने में फैलाने लगी, यानी दूसरे देशों में भी लेके जाना शुरू कर दी। Within the wide swath of territories that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो जैसे देखो नेपोलियन जो है उसने सबसे पहले कंट्रोल कहाँ स्टैब्लिश किया, फ्रांस में, लेकिन जैसे जैसे फ्रांस से उसकी टेरिटरी उसने बढ़ाना शुरू की, हमें पता है कि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था, थोड़ा ग्रीडी तो है कि वो ज़्यादा कंट्रोल कर सके, तो जैसे जैसे उसने यूरोप के दूसरे शहरों पे या देश पे अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, उसने जो फ्रांस में अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे उसको उसने बाकी देशों में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि नेपोलियन जो है वो बहुत क्लियर था कि उसको अपनी टेरिटरी बढ़ा के रूल करना है, लेकिन वो एक चीज़ ये भी क्लियर था कि लोगों को कभी गवर्नमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों का मकसद है कि वो अपने देश में सुकून से जिए, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट हो कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस बेसिस पे उसने क्या किए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे लोग सेटिस्फाई हों, ठीक है। अब वो नेपोलियंस के कंट्रोल में रहेंगे तो और उनके रूल्स में सेटिस्फाई रहेंगे, तो नेपोलियन कुछ भी करेगा कोई फ़र्क पड़ता नहीं लोगों को, और वो आराम से अपने रूल को और ज़्यादा या अपने टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ाता जाएगा, ठीक। तो जो रूल उसने फ्रांस के लिए सेटअप किया था, धीरे धीरे बाकी यूरोप के हिस्से में भी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया।
Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. चाहे नेपोलियन का रूल के आने के बाद पूरी तरह से डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, लेकिन वो बहुत अक्लमंदी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें रूल्स को बहुत कायदे से बनाए जिससे कि वो लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो और ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करें. ओके, ये जो सेट ऑफ रूल उसने बनाया था, ओके, दैट वाज नोन एज नेपोलियनिक कोड. द सिविल कोड ऑफ 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privilege based on birth, establish equality before the law and secure the right to property. तो जो सेट ऑफ रूल उसने बनाया, सबसे पहले उसको क्या कहा गया? नेपोलियनिक कोड. ठीक है, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804. और उसमें क्या किया गया? जितने प्रिविलेजेस बेस थे बर्थ के बेसिस पे, यानी अगर आप किसी राजा के मतलब मंत्री के बेटे हो तो आपको उसका जो प्रिविलेज मिलने वाला वो सारे प्रिविलेजेस क्या कर दिए गए? हटा दिए गए. तो जितने प्रिविलेज बेस ऑन बर्थ थे उसको हटा दिया गया. सबको इक्वल स्टेटस दिया गया, साथ में सबको इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कोर्ट के सामने क्या है? सबको ही क्या है? लॉ और सिस्टम के सामने सबको ही बराबर है, चाहे वो एक नोबल का बच्चा हो या एक स्लेव का बच्चा हो. ठीक है, दोनों जो हैं वो बराबर हैं. ठीक है. एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का कंटेंट भी दिया. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. ओके, ये जो कोड था जहाँ पर भी नेपोलियन ने अपना कंट्रोल बढ़ाया वहाँ पर क्या हुआ? ये आपका कोड फैलता गया. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. तो जैसे हमें पता है कि सिविल कोड जो है वो आपका फैलता गया जैसे जैसे नेपोलियन की टेरिटरी फैलती गई, तो उसी बेसिस पे उसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को या डिवीज़न को क्या किया गया? और ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया गया. ठीक. साथ में अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या था? जैसे समझ लो पीजेंट्स को एक लैंड दे दिया जाता था और उसके बेसिस पे ज़िंदगी भर उनसे काम करवाया जाता था, यानी ज़िंदगी भर वो उनके जो लॉर्ड है या किंग है उनके वहाँ सर्वेंट की तरह काम करेंगे. फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, यानी स्लेवरी सिस्टम से उनको फ्री किया गया. एंड मेनोरियल ड्यूज़. मेनोरियल ड्यूज़ भी एक तरह का टैक्सेस होता था जो पीजेंट्स होते थे वो नोबल्स को देते थे, जो कि उनके लैंडलॉर्ड होंगे या उनके वहाँ वो काम करते होंगे, नोबल्स के वहाँ जो पीजेंट्स काम करते होंगे. ठीक है, तो मेनोरियल ड्यूज़ भी एक तरह का टैक्स होता था. इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड. दैट मीन्स इन द टाउन द पीपल्स वेर फ्री, गॉट फ्रीडम ऑफ ट्रेड. अब उनको क्या है? एक स्पेसिफिक एरिया तक बाउंड नहीं किया गया था कि वहीं तक उनको काम अपना सामान बेचना है, बल्कि उनको फ्री कर दिया गया कि ठीक है जिस एरिया तक आपको जाना है अपना सामान बेचो. कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड. पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फॉर्म फ्रीडम. तो जैसे हमने देखा कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम का भी कंटेंट हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन हो गया. बिजनेसमैन्स को भी मौका दे दिया गया कि आप जहाँ पर भी बिज़नेस करना चाहो कर सकते हो. तो हमने देखा जो पीजेंट्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, वर्कर्स हो गए, बिजनेसमैन्स हो गए, उनको क्या हो गया? नया फ्रीडम मिल गया अपने बिजनेस या अपने काम को एक्सपैंड करने का. भाई टैक्सेस हटा दिए गए, ठीक है ना, उनको फ्रीडम दिया जा रहा है कि जहाँ बिज़नेस करना चाहो करो. ट्रांसपोर्टेशन यानी कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई, तो फ़ायदा होगा ना इन लोगों को. सो दे आर एंजॉयड द न्यू फॉर्म फ्रीडम. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standard weight and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods
एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जैसे जैसे ये सब फ़ायदे पहुंच रहे हैं तो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जो यूनिफॉर्म लॉ बना दिए गए हैं, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स बना दिए गए हैं, साथ में देश के लिए एक सिंगल करेंसी, ठीक है, कॉमन करेंसी, सिंगल नहीं कहूँगी, कॉमन करेंसी बोलूँगी, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करेंसी चलती थी, 30 करेंसी को रिड्यूस करके 2 करेंसी में कर दिया गया था। तो वो जो 2 करेंसी है उसको क्या है, वो कहीं ना कहीं आसान कर देगी लोगों का बिज़नेस करने का तरीका। अब आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह अपना बिज़नेस कर भी पाएंगे और सामान खरीद या बेच पाएंगे। ओके, सो इट विल हेल्प देम टू गेन मोर प्रॉफिट। However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. लेकिन जो एरिया इन नेपोलियन आर्मीज़ ने या फ्रेंच आर्मीज़ ने कॉन्कर्ड किया था, जिन पे कब्ज़ा किया था, वहाँ पर इनके लिए जो सिचुएशन थी थोड़ी सी मिक्स थी। कुछ लोगों ने इनको वेलकम किया तो कुछ लोग इनसे नाराज़ थे। ओके, इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Okay, तो स्टार्टिंग में जो फ्रेंच आर्मीज़ आपकी फ्रांस से निकल के जो दूसरी जगह पे पहुंची, तो वो अपने साथ बहुत थ्योरीज़ लेकर आई थी। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे सिविल कोड का कंटेंट आपने देखा है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला दी है लोगों को। तो जहाँ पर भी वो गए स्टार्टिंग में उनको वेलकम किया गया है, उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के टाइटल्स पे वेलकम किया गया। दैट मीन्स दे आर द मैसेंजर ऑफ लिबर्टी, मैसेंजर ऑफ फ्रीडम। ओके, तो इन फ्रेंच आर्मीज़ को मैसेंजर ऑफ फ्रीडम के रूप में देखा गया। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. यानी जो लोगों ने वेलकम किया था, धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा कि ये लोग क्या हैं, धीरे धीरे हमारे लिए प्रॉब्लम बनते जाएंगे। ठीक है, वो लोग हमारे लिए उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंसेप्शंस into the French armies required to conquer the rest of Europe all seems to overweight the advantages of the administrative changes. तो जैसे मैंने कहा कि टेरिटरी बढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, टैक्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ गया। जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे थे उन पे बैन लगा दिया गया, तो सेंसरशिप का कंटेंट। ओके, फोर्स कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी, एक तरह से समझ लो फोर्स रिक्रूटमेंट। ठीक है, फ्रेंच आर्मीज़ में जो लोकल लोग हैं उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर अपनी आर्मीज़ को भेजना पड़ेगा ना, वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने रूल को कंट्रोल करने के लिए। तो ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करा रहे थे और लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने तो सोचा था कि इनको फ्रीडम मिलेगा, पर यहाँ पर नेपोलियन जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करके प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा दिए लोगों की। तो जो भी इनको फ़ायदा नज़र आ रहा था या जो भी फ़ायदा स्टार्टिंग में नेपोलियन के रूल से मिल रहा था, वो पूरी तरह से क्या हो गया, साइडलाइन हो गया, ओवरवेट हो गया। जो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, अब वो प्रॉब्लम जो है फ़ायदे से ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो लोगों को अब लग रहा है कि नेपोलियन की गवर्नमेंट जो है उनके देश के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, that is the French Revolution and the idea of the nation. Okay? अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। So by this, let's meet in our next video. If you like it, just subscribe, like and share this video ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं वीडियो कंटिन्यू रखूं।